ठीक है, वाई टू वेट, अपन स्टार्ट करते हैं। रॉल्स को पढ़ रखा है? तो देखो रॉल्स ने क्या कहा था। रॉल्स ही हैड ट्राइड टू गिव एन ओवर आर्चिंग यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने क्या बोला था? लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड थर्ड वन वाज डिफरेंस प्रिंसिपल, राइट? So under difference principle, Rawls had said that whosoever is disadvantaged, he should be compensated, right? But the point is ki how he should be compensated, what should be the criteria of compensation. Naturally that becomes a debate कि आप compensate अगर कोई disadvantaged है, what should be the basis of disadvantage. ये पहली चीज हो गई। और डॉर्किन सीधे का सीधा पूछता है कि अगर आप डिफरेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर इफ यू आर गोइंग टू गिव, सपोज कोई एक डिसएडवांटेज, कोई एक ये है, विकलांग है, डिसेबल्ड है, और यही क्वेश्चन उसने सेन को भी बोला था। सेन ने जब अपना कैपेबिलिटी अप्रोच दिया तो डॉर्किन ने सेन से भी यही सवाल पूछा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, देन सपोज समवन इज डिसेबल्ड, हाउ यू आर गोइंग टू ensure that he is at par with others. सीधी सी बात है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर हम देखें रॉल्स के केस में, तो रॉल्स में दे वेयर अंडर व्हील ऑफ इग्नोरेंस, राइट? यहां पे क्या था, इस डबल, ये एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस डबल लोगों के पास लिमिटेशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल वेयर नॉट नोइंग की व्हाट आर देयर कैपेबिलिटीज, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड दे वेयर आल्सो नॉट नोइंग की इफ देयर इज समथिंग व्हाट इज इट्स वैल्यू गोइंग टू बी इन द सोसाइटी। ये दिक्कत है। सो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल इंडिविजुअल्स, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को यह ना पता हो कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है? इज इट पॉसिबल? हर इंसान को पता होता है ना कि उसे क्या चाहिए, नहीं चाहिए। हर इंसान को नेचुरली पता होता है। भले ही लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि वॉट एवर कि फ्यूचर में चीजें कैसे हो सकती हैं। जैसे एक समय था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग बहुत टॉप पे था, बाद में क्या हो गया, वो कम हो गया, कंप्यूटर्स ऊपर आ गए। तो वी डू नॉट नो अबाउट फ्यूचर, बट एटलीस्ट वी नो कि व्हाट इज इट आई वांट, व्हाट डू आई वांट इन द फ्यूचर। सो इन्हीं दो चीजों के ग्राउंड पर कि हाउ अंडर दिस डिफरेंस प्रिंसिपल पीपल शुड बी कंपनसेटेड, और सेकंड वन की पीपल अंडर थीन वेल ऑफ इग्नोरेंस रादर देन इन एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, डॉर्किन ने दिया है अपना आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये पहला एस्पेक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि डॉर्किन ने अपने आइडिया ऑफ जस्टिस में बात क्या की। तो अगेन डॉर्किन ने भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट लिया है, एंड यू पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, कि वो बहुत बात करते हैं कि देयर इज अ शिपरेक एंड इट गोज टू एन आइलैंड, वहां पे है कि देयर इज एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस। तो जो भी लोग वहां पे गए हैं, दे विल नाउ ट्राई टू डिस्कस कि ऑन व्हाट बेसिस वी शुड डिवाइड, कि जो भी रिसोर्सेज हैं वहां पे, रिसोर्स डिवीजन जो एक नॉर्मली सोसाइटी में होता है, बिकॉज अल्टीमेटली जस्टिस इज अबाउट एंड इक्वालिटी इज अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी डिवाइडेड, सो दैट कि लोगों को इन अनजस्ट फील ना हो, राइट? सो दो चीजें होती हैं।
there can be two options, one is endowment sensitive, another can be ambition sensitive. सेन ने और रॉल्स ने, इन दोनों ने बात की थी एंडोमेंट सेंसिटिव, कि लोगों को चीजें दे दो, उसके बाद उनकी मर्जी वो कैसे क्या करते हैं। जैसे अगर बात कर रहा है, सेन बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी की, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट यू जस्ट गिव पीपल, मेक देम कैपेबल, नाउ इट इज अप टू देम व्हाट दे वांट टू डू। एंड अगेन रॉल्स आल्सो सेज कि यू जस्ट गिव इट टू पीपल एंड नाउ इट इज अप टू देम कि उन्हें क्या करना है। सो दैट इज एंडाउमेंट सेंसिटिव। लेकिन डॉर्किन कहता है कि नहीं, रादर देन एंडाउमेंट सेंसिटिव वी शुड गो फॉर अ प्रिंसिपल दैट शुड बी एम्बिशन सेंसिटिव, कि व्हाट इज इट दैट पीपल वांट टू डू एंड इट शुड बी लेफ्ट अप टू देम टू डिसाइड कि उन्हें करना क्या है। इसलिए रादर देन एंडाउमेंट सेंसिटिव, जो कि रॉल्स और सेन दोनों का आइडिया है, ही गोज फॉर एम्बिशन सेंसिटिव ऑप्शन। ठीक है, तो इनका फोकस है टुवर्ड्स द एम्बिशन ऑफ द पीपल। लेकिन उसके बाद आता है कि ठीक है, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज। जो हम उस आइलैंड पे गए हैं, तो उस आइलैंड पे डिवीजन कैसे होना चाहिए, बात है ना। तो उसके लिए डॉर्किन लाते हैं ऑक्शन प्रिंसिपल। क्योंकि अगर सपोज करो ऑक्शन है, देयर आर लॉट मेनी रिसोर्सेज, ही सेज कि ठीक है, गिव एवरीवन 100 क्लैम्प सेल्स एंड क्लैम्प सेल्स विल बी द टाइप ऑफ करेंसी। सो हो सकता है कि सपोज देयर इज अ काउ, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ क्रिकेट बैट। हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट बैट में हो सकता है आपका इंटरेस्ट काउ में हो। तो नेचुरली जब हम ऑक्शन स्टार्ट करते हैं, तो ऑक्शन गिव्स अ पर्सन अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन देयर एम्बिशन, कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक वो अपना बिड करेगा। सो इससे क्या होगा ना, कि ही हैज गिवन अनदर आइडिया कॉल्ड एज एनवी टेस्ट, कि अ ट्रू आइडिया ऑफ, just a sec, he has written something. Sir, please explain the difference between endowment and ambition again. Okay, you see, ambition individual पता चलेगा, इसमें ये भी जो उसमें वेग ऑफ इग्नोरेंस में था कि किस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कितनी वैल्यू है। एग्जैक्टली, वैल्यू भी पर हाँ हाँ पर्सन अपना खुद, हाँ फॉर एग्जांपल काउ, उसकी वैल्यू है कितनी, जो चार लोग बैठ के एग्जैक्टली, क्योंकि किसी के लिए काउ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, किसी के लिए काउ की वैल्यू कम होगी। सो व्हाई शुड एवरी इंडिविजुअल पुट इक्वल वैल्यू टू दैट काउ, सीधी सी बात है ना। और हाँ, एम्बिशन एंड एंडाउमेंट, देखो एम्बिशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज इट। जैसे लेट मी गिव एग्जांपल थ्रू यू ओनली। सपोज यू अंकित, आपको क्या किया कहा गया, आपको कहा गया कि ठीक है, ये देखो आपको 5,000 रुपए दे दिए जाते हैं। सो दैट 5,000 रुपए दैट बिकम्स योर एंडाउमेंट, जो कि रॉल्स ने यही कहा था ना, कि ऑल दोज हु आर डिसएडवांटेज दे शुड बी कंपनसेटेड। बैठो, सही टाइम पर आ गए, अभी अपन उधर ट्रंप पे गए नहीं है, अभी थोड़ा मैं डॉर्किन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, डॉर्किन आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो वो 5,000 रुपए हो गए एंडाउमेंट। लेकिन ये कहता है डॉर्किन कि अगर आप एंडाउमेंट किसी को 5,000 रुपए दे रहे हो, व्हाट, हाउ डज दैट मेक सेंस। रादर देन गिविंग हिम 5,000 रुपीज, ट्राई टू फोकस कि व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सपोज करो कि आपका इंटरेस्ट जो है वो 5,000 रुपए में नहीं है, यू आर नेचुरली अ स्पिरिचुअल पर्सन, so you would say कि rather than giving me 5,000 rupees, give me a peaceful time of 10 minutes so that I can sit and I can meditate. So rather than giving someone something blindly, you give something that is in the interest of that particular person. So that is ambition sensitive option. So sane, ये आप ले लो, मैं ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये बाद में पढ़ना खाली टाइम में, ये सारी चीजें थोड़ा सा राइटअप लैंग्वेज वगैरह के लिए वो मैंने दे रखा है। तो ये दोनों के बीच में अमर्त्य सेन
और रॉल्स, इन दोनों ने एंडोमेंट सेंसिटिव ऑप्शन की बात की थी, क्योंकि रॉल्स ऑल्सो सेज कि ठीक है, इफ समवन इज डिसएडवांटेज्ड, compensate him. So that is why Dworkin had asked कि compensate on what basis? What should be the basis of compensation? और उसके अलावा जब आप लोगों को व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंडर में रख रहे हो, दैट इज एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को अपना खुद का इंटरेस्ट ना पता हो? ऐसा हो सकता है कि उसे ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या है मार्केट में, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि उसको अपना खुद का इंटरेस्ट ना मालूम हो? सो दैट इज द थीन व्हील ऑफ इग्नोरेंस इन केस ऑफ डॉर्किन। समझ गया? तो जब ये आप अंकित, आई होप यू गॉट दिस, एंडोमेंट और एम्बिशन, चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ऑक्शन आता है, ऑक्शन प्रिंसिपल क्यों आता है? सबसे पहले किसी भी चीज की हमें ट्रू वैल्यू पता चलेगी, उस इंसान को कोई, उस चीज को कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना इंपॉर्टेंस देता है, ये ऑक्शन से पता चलता है। एंड देन ही हैज गिवन अनदर आइडिया, एनवी टेस्ट, कि किसी भी जस्ट सोसाइटी में पीपल मस्ट नॉट बी एनवियस ऑफ समवन एल्स। तो जब आप ऑक्शन कर रहे हो, ऑक्शन प्रिंसिपल पर हम जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जा रहा है कि आपको चाहिए था, ठीक है, देयर इज अ काउ एंड देयर इज अ क्रिकेट बैट, यू वांट बोथ काउ एंड क्रिकेट बैट, लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ऑक्शन हैड स्टार्टेड, जब काउ का वैल्यू एक लिमिट के ऊपर चला गया, देन यू नो दैट नाउ आई कैन नॉट बाय इट, बिकॉज देयर यू आर गेटिंग अ चॉइस दैट दो यू वांट बोथ काउ एंड क्रिकेट बैट, दोनों में से आपको ज्यादा क्या चाहिए? सो अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस दैट विच, आप छोड़ना किसे चाहते हो और पकड़ना किसे चाहते हो। सो यहां क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, यू हैव नॉट गॉट द काउ बट यू हैव गॉट द क्रिकेट बैट दैट यू वांटेड मोर। So naturally, envy taste will be negative over here. People generally will not be envious of their own bundle of resources, क्योंकि हर किसी के पास एक बंडल आएगा ना ऑप्शन के बाद। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एनवी टेस्ट, यहां तक ये उनका फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है लक, जो डॉर्किन ने अगली बात की है, बिकॉज इनका जो है ना, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने स्टोरी बनाई है। बुक है सोवरन वर्च्यू, ठीक है, जिसमें ये सारी की सारी कहानी उन्होंने बताई है। तो लक के केस में भी ही हैज गिवन टू डिविजन्स, एक है ऑप्शन लक एंड सेकेंड इज ब्रूट लक। सपोज कि यू हैड गॉट 5,000 रुपीज, आपके पास, यू हैड गॉट दैट रिसोर्स, यू हैड दैट एंडाउमेंट, फिर यू वेंट फॉर गैम्बलिंग और आप 5,000 के 5,000 रुपए हार गए। शुड दी सोसाइटी कंपनसेट फॉर दैट? बिकॉज दैट इज ऑप्शन लक, यू हैड एन ऑप्शन वेदर टू चूज और नॉट टू चूज। जैसे कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया, यू कुड हैव प्रॉफिटेड, यू कुड नॉट प्रॉफिट। सो अगेन इट वाज योर ऑप्शन टू चूज, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। सो दैट इज व्हाई ही सेज दैट इन केस ऑफ ऑप्शन लक वन मस्ट नॉट बी कंपनसेटेड। बट सपोज इट्स अ केस ऑफ ब्रूट लक, जैसे कि ठीक है, आंधी तूफान आ गया, आपका घर टूट गया, डिड यू हैव एनी चॉइस ओवर दैट? आपका कंट्रोल तो नहीं था ना। या सपोज करो कोई एक बच्चा पैदा हो गया विकलांग, इसमें उसका तो कोई कंट्रोल नहीं था। So that is why he says कि if it's a case of a brute luck, it means where you had no control, there state should go for compensation. ठीक है, और उसके बाद अब आता है कि अब ये कॉम्पेंसेशन स्टेट करे कहां से? So that's why he brought the principle of insurance and tax, कि those who are well off, they have to pay, and through that a pool will be created, and those who are suffering from brute luck, they will be compensated. ठीक है,
ये डॉर्किन का प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। सो दैट इज वाई हम जब रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म एक शब्द में सिर्फ बोलते हैं, इतना ज्यादा अगर स्पेसिफिक डॉर्किन पे क्वेश्चन आए तभी लिखना है, नहीं तो आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग बिकॉज आप देख रहे हो राइट्स एज ट्रम्प्स, इस तरह के क्वेश्चन डाल रहे हैं, हो सकता है कि ऑप्शन लक एंड ब्रूट लक आ जाए क्वेश्चन, या इंश्योरेंस प्रिंसिपल इन केस ऑफ डॉर्किन, इट कैन बी अ क्वेश्चन। सो इसलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसका राइट अप जो है वो इसमें ऊपर में दिया हुआ है, आप देख लो, ऑप्शन लक ब्रूट लक, वो सारी की सारी चीजें यहां लिखी हुई है। ठीक है, अब आते हैं द क्वेश्चन राइट्स एज ट्रम्प्स। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। बुक का नाम क्या है? ना 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 ना, वो सॉवरन वर्च्यू में वो वाला है, ये वाला टेकिंग राइट्स सीरियसली। ठीक है, और हाँ, अभी जो हमने डॉर्किन वाले प्रिंसिपल की बात की ना, वो इक्वलिटी के केस में की, ऑन व्हाट बेसिस इक्वलिटी शुड बी एडजस्ट। तो आपका जो इक्वलिटी वाला डाउट था ना, इक्वलिटी वाले टॉपिक का, हाँ, तो वो वाला जो क्या है ना, वो दोनों जगह काम करेगा। इक्वलिटी ऑफ व्हाट, ये वैसे तो सेन की लिखी हुई बुक है, अमर्त्य सेन, बट देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, तो वहां पे ऑन व्हाट बेसिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबरल प्रिंसिपल। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? नहीं कहते वो, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। कल ही हमने एक्सप्लेन किया ना कि भाई दे विल नॉट टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ आउटकम आइडियलिस्ट लाइक जीबी शॉ। ये डॉर्किन विल टॉक अबाउट रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म, ठीक है ना, जहां पे कि वन हैज टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर ब्रूट लक नॉट फॉर ऑप्शन लक। रॉल्स विल टॉक अबाउट compensating the disadvantaged section of the community. Amartya Sen will talk about equality of autonomy, ठीक है, हाँ, कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वलिटी वाला क्वेश्चन, इक्वलिटी में यही सारे थिंकर्स पढ़ेंगे जो आपके जस्टिस में पढ़े हुए थे, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस में हम बात इक्वलिटी की ही करते हैं ना, राइट? तो ठीक है, टेकिंग राइट्स सीरियसली में इसने बोला है कि देखो, इसने राइट्स एज ट्रम्प्स का मतलब क्या है? राइट इज समथिंग दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स। और ये मेनली क्रिटिसिज्म था दो लोगों का, एक तो यूटिलिटेरियंस का और दूसरे पॉजिटिविस्ट्स का। ये आपके इसमें वैसे मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है, ये इन दो लोगों का क्रिटिसिज्म था। बिकॉज जो लीगल पॉजिटिविस्ट्स हैं, व्हाट डू दे से? They argue that whatever the state is making law, that has to be followed. Something like we are talking about Austinian sovereignty, law is command of the sovereign. तो ये कहता है कि no, law is not command of the sovereign. People have some inherent laws and state cannot restrict that. And second is utilitarian. Utilitarians क्या कहते हैं? For the greater good of the society, rights of some people can be compromised. Right? तो ये वही कहता है कि नो, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन नॉट हैपन, बिकॉज राइट्स आर ट्रम्प्स, राइट्स आर समथिंग दैट ट्रम्प एवरीथिंग एल्स। देन कम्स विच राइट्स? दो होता है, एक है इक्वालिटी, सेकेंड इज लिबर्टी। व्हाट डॉर्किन सेज
is that primacy has to be given to equality. Everyone has to be treated equal. इसी डॉर्किन का स्टेटमेंट है ना कि इक्वालिटी इज द इंडिस्पेंसिबल वर्च्यू ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोवरेनिटी। आप ये नोट डाउन कर लो। और भी कुछ कुछ है डॉर्किन का, जस्ट सेक, मैंने कहीं पे लिख रखा है। इक्वालिटी इज द इंडिस्पेंसिबल वर्च्यू ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोवरेनिटी। हाँ 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 हाँ, आप इसमें पढ़कर देखो, वही लिखा हुआ है। उसके आगे आप लिख लो कि अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, पहले आपने लिखा ना, डॉर्किन इंसिस्ट दैट इक्वालिटी इज द इंडिस्पेंसिबल वर्च्यू ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोवरेनिटी। उसके आगे बोलता है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल इट्स सिटीजन्स एज इक्वल्स। और उसके आगे इसने वही कहा है कि रादर देन प्रेफरेंस टू लिबर्टी वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू इक्वालिटी। Everyone has to be treated equal, and for that case even if liberty is compromised, that is accepted. देखिए यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है, he argues that distinct individual liberties do exist, but they derive not from some abstract right to liberty but from right to equal concern and respect itself. So ultimately liberty is dependent on equality rather than equality dependent on liberty. Because if you are talking about utilitarians, उनका फोकस यूटिलिटी के ऊपर था। लिबर्टेरियंस दे वेर फोकसिंग ऑन लिबर्टी। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो क्लासिकल लिबरल्स हैं उन्होंने तो लिबर्टी पर ही फोकस किया है ना, बट यहां पे ही इज फोकसिंग मोर ऑन इक्वालिटी। सो दैट इज वाई थ्योरी ऑफ इक्वालिटी पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, यू हैव टू फोकस ऑन डॉर्किन। डॉर्किन का नाम लिखना ही लिखना है। हैंडआउट अपलोडेड है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। हैंडआउट हैज बीन अपलोडेड, वो मैंने खुद ही वहां पे बोला है अपलोड करने के लिए। जस्ट एक मिनट में ये कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है ना। तब तक आप उस हैंडआउट को एक बार देख लो आप लोग। ये प्रदीप को जाकर बोल दीजिए वो हैंडआउट अपलोड कर दे, ठीक है ना, अगर हो गया है तो। और उसके आगे वही है जो लास्ट लाइन है, राइट सब्जेक्टिंग राइट टू बैलेंस अगेंस्ट पब्लिक गुड इज टू डिनाई देम ऑल टुगेदर। So Dworkin has given among the strongest argument for right to equality. तो अब हैंडल हो जाएगा राइट साइड टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे इसने इक्वालिटी की बात की है। हम बात करेंगे लिबर्टेरियन से या यूटिलिटेरियन से, who will say rather than equality the focus should be on liberty. उसके अलावा then we will talk about Marxists who say that this idea of equality is
formal. This is not substantive. Substantive idea of equality is socio-economic equality. 10 नंबर का क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो मार्क्सिस्ट अल्टीमेटली मार्क्स को सिर्फ वही सपोर्ट करेगा जो क्लास की बात कर रहा है। यहां पे ही इज टॉकिंग अबाउट कंपनसेशन, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। वो बोल रहा है कि अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज टू ट्रीट एवरीवन इक्वल, इनिशियल अलॉटमेंट हैज टू बी इक्वल, बाद में तो ऊपर नीचे होना ही होना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अबाउट ऑक्शन प्रोसेस, पीपल आर डिफरेंट। सो इसलिए बिल्कुल इनको मार्क्सिस्ट से आप क्रिटिसाइज करोगे। ये सोशल लिबरल अगर इगलिटेरियन भी इनको बोला जाता है, सो अगर इगलिटेरियन में भी आता है तो भी कंसीडर की दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल लिबरल्स, ठीक है। ये अमर्त्य सेन वाला आप लोग खुद पढ़ लोगे, इक्वालिटी ऑफ व्हाट जो लिखा हुआ है वो असल में मैंने थोड़ा कंटेंट के लिए दे दिया था कि हाउ ही हैज क्रिटिसाइज्ड अदर थिंकर्स और कैसे ही हैज कम टू हिज थ्योरी ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। So that is why he is saying ki people are different, their inclinations are different, so you cannot give one universal idea of equality for all. So that is why he has gone to criticize Sen, he has gone to criticize libertarians as well, sorry, utilitarians as well. So ultimately you cannot decide, so rather it is better that make people equal in their capability so that they can achieve whatever they want to achieve, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उस क्वेश्चन के बाद मेरे को आप लोग को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है। एक तो कंटेम्प्रेरी लिखवा दो, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म, इसमें थिंकर्स का नाम, और उसके अलावा जो डेमोक्रेसी के इसके चैलेंजेस, बिकॉज देयर हैव बीन अ फ्यू न्यू बुक्स। एक मिनट आप मुझे लिखवा दो, रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म एंड एंड ऑफ लिबरलिज्म ना, ठीक, ओके ओके ओके। क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मार्क्सिज्म पे असल में क्वेश्चन भी था, रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म शायद 2018 या 2019 का क्वेश्चन है, तो दैट इज व्हाई मुझे वो क्वेश्चन दिखा। एक मिनट, रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म एंड एंड ऑफ कैपिटलिज्म, सॉरी हाँ, एंड ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। ये वैसा रहेगा तो मैं अपलोड करवा कर दूंगा, ठीक है। मैं ये टॉपिक लिख लेता हूँ, रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म एंड एंड ऑफ लिबरलिज्म। मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म तो आप लोगों को मालूम है ही, जस्ट अ सेक। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है जोशुआ मुरावचिक का, इसने फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल लिखी थी, द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें जो लिखा है वो आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। he says, he has written कि after a century of Lenin, Stalin, Mao and Pol Pot, POLPOT, यार ये इधर कंबोडिया का बहुत ही भयानक डिक्टेटर था,
Pol Pot. Surely we have learnt that POLPOT है वो Pol Pot. Far from constituting a leap from the kingdom of necessity to the kingdom of freedom, from the kingdom से to the kingdom of freedom, इसको डाल दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में. Marxist revolution has more often been a leap into a bottomless abyss of human suffering. सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है मार्क्सिज्म का. सफरिंग, हाँ ठीक है. अब सपोर्ट में कुछ लिख लीजिए. ये जेसन बार्कर का. जेसन बार्कर ऑन मार्क्स 200th बर्थडे इन न्यूयॉर्क टाइम्स said that happy birthday Marx, you were right. इसके आगे लिखो. और किस कौन जोशो मोरावचिक, हाँ उसके अलावा जेसन बार्कर तो पता ही है ना. जेसन बार्कर पॉजिटिव लिबरल, जो इतना क्रिटिसाइज किया है इसे, क्या कहते हैं, रिलक्टेंट डेमोक्रेट मिल को, हाँ वही बार्कर है ये. तो एंड ही हैज लिंक्ड, यू नो, ये जो सोशल जस्टिस और रेशियल मूवमेंट वो सबको इसने लिंक किया है. बार्कर बार्कर सेज की social justice movements like Black Lives Matter and Me Too, hashtag Me Too, OWE, an unspoken debt to Marx, such movements recognize just like Marx that the ideas that rule every society are those of its ruling class, and overturning those ideas is fundamental to a true revolutionary progress. Is fundamental to a true revolutionary progress. So ultimately he has agreed with Marx that ultimately the movements that we are seeing, it is because ultimately it is the capitalism that is controlling everything, and all these movements, they are not just racial or not just gender based movements, but ultimately it is against capitalism or capitalistic reorganization of the society. बिल्कुल ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इसने देखो मार्क्स ने क्लास की बात की थी, जेसन बार्कर ने क्लास को उतार करके इन द सोसाइटी इन रेस एवरीवेयर ला दिया. दैट अल्टीमेटली इट इज अबाउट दोज कंट्रोलिंग आइडियाज. आप इसे अपने वर्ड में रिफ्रेश भी कर सकते हो. दैट डिस्कसिंग द रेलेवेंस ऑफ मार्क्स, Jason Barker has linked ongoing social movements like Black Lives Matter and Me Too as extension of capitalistic control of society over all these issues
and has called these movements as revolutionary in Marxist sense. ठीक है, आगे नोरिल रूबिनी का नाम पता है? अभी रिसेंटली ही वाज इन डिस्कशन. He is a liberal economist. He is also a Nobel laureate. He has also said something good about India recently. तो ये भी लिख लो. Even liberal economists like Nouriel Roubini. Nouriel Roubini agree that Marx's conviction that capitalism has an inbuilt tendency to destroy itself remains as prescient as ever. उसके आगे एक जेम्स बर्नहम का भी एक लाइन लिख लीजिए कि इन द डेप्थ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन जेम्स बर्नहम viewed Marxism as a solution to the flawed capitalist system. जरूरत पड़ी से तो आप ऐसे में भी डाल सकते हो, वो जो था ना बारकर वगैरह वाला, मीटू मूवमेंट्स वगैरह वाला जेसन बारकर का, वो तो आप ऐसे में भी डाल सकते हो. बर्नहम, आप उनको प्लीज डिक्टेट बता दीजिए. असल में सिंस डोनाल्ड ट्रंप बुक्स दो किताबें लिखी गई हैं, मैं उन्हीं को सर्च कर रहा हूं कि वो मैं आप लोग को बता देता हूं. इससे थोड़ा सा है. हाँ यहाँ पे है. बाकी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी तो हम पेपर 1A में भी लिखेंगे, पेपर 2A में. ठीक है. एक बुक है हाउ डेमोक्रेसीज डाई बाय स्टीवन लेविट्स्की. डैनियल ज़िब्लैट, इन्होंने बोला है कि इन आवर टाइम्स डेमोक्रेसीज डाई लेस एट द हैंड्स ऑफ men with guns and more by elected leaders. Elected leaders can gradually subvert the democratic process to increase their power. He has warned against breakdown of mutual toleration and respect for political legitimacy of opposition. Breakdown of mutual toleration
and respect for political legitimacy of opposition. देखो वैसे इंडिया के केस में तो ये सवाल आएगा नहीं अबाउट चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड वगैरह वगैरह, नहीं तो अगर वैसा सवाल आता ना तो यू कैन गिव दिस रेफरेंस। हाँ, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में बिल्कुल डाल सकते हो, बुक है ना। हाँ बुक है, स्कॉलर्स हैं, तो इसके कारण क्या एलिटिस्ट थियरी नहीं, देखो ये चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी में आपका आएगा। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एलिटिज्म, क्योंकि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में क्या कहता है, डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूइंग बट पावर इज इन द कंट्रोल ऑफ एलिट्स। यहां पे इट इज नॉट सेइंग सो, इट इज सेइंग कि इवन डेमोक्रेसी विल डाई। जो डेमोक्रेसी टर्निंग टू अथॉरिटेरियनिज्म, जैसे सपोज करो सवाल आता है फासिज्म पे, वहां पे आप इसे डाल सकते हो, ये उसी चीज की बात हो रही है। He has given some recommendations mainly for post-Trump era. He has given recommendations. He has said that they say that they ask not to take democracy for granted. एक मिनट, नहीं नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला, ये वाला पॉइंट अभी काट दीजिएगा। They say that we must not only restore democratic norms but extend them through the whole of increasingly diverse societies. उसके आगे तो अलग अलग पार्टीज का है, तो वो तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा। एक और चलो बुक का ही नाम सिर्फ लिख लो, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है ना वो कहीं भी सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक इज द लास्ट वोट। फिलिप कॉगन। व्हाट ही, हाँ हाँ हाँ, सिर्फ हाँ हाँ, नॉर्मली क्योंकि नॉर्मली बुक्स के नाम बड़े लंबे होते हैं, इसलिए बिल्कुल फर्स्ट पार्ट। He has suggested to limit campaign donations. नेक्स्ट ही सेज, और यहाँ पे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेमोक्रेसी आप इसे इंक्लूड कर सकते हो। ही सेज दैट ऑनलाइन पेटिशंस टू फोर्स गवर्नमेंट टू डिबेट ऑन सर्टेन टॉपिक्स। ये इनका रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी डाल सकते हैं विथ हिज नेम, दैट ऑनलाइन पेटिशंस टू फोर्स गवर्नमेंट टू डिबेट ऑन सर्टेन टॉपिक्स and making legislators attendance mandatory. एक और टर्म है, दैट इज डेमोक्रेटिक एम्बिवैलेंस।
दिस टर्म हैज बीन गिवन बाय आशुतोष वार्ष्णेय. And democratic ambivalence is a situation जहां की the leaders they get elected through the democratic process, but their stance on civil liberties and democratic processes are questionable. You can mention about Trump, you can मोदी का नाम नहीं लिखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट, अभी तो उनके बारे में भी वो नई नहीं है ना, इटली वाले की बात कर रहे हो ना? अभी उनका ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा उनका न्यूज में आया नहीं. जो अपना हमारे पास एस्टेब्लिश्ड है, विक्टर ऑर्बैन का नाम लिख सकते हैं, हंगरी वाले का. टर्की वाले अर्दोआन का नाम लिख सकते हैं. पुतिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहाँ है? नहीं 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 नहीं. फिर तो हम अपन चाइना का भी नाम लिख सकते हैं, फिर तो नॉर्थ कोरिया में 99% से ज्यादा होता है वोटिंग. जो एक्सेप्टेड डेमोक्रेसीज हैं हमको सिर्फ उनका नाम लिखना है. बोल्सोनारो फ्रॉम ब्राजील. वैसे हम इसे थोड़ा ज्यादा लिखेंगे. एक आइडिया आएगा डेमोक्रेटिक पुशबैक, जैसे कि वापस ब्राजील में इलेक्शन ऑफ लूला, देन ट्रंप गेटिंग डिफीटेड एंड बाइडेन इन यूएसए, यूरोपियन यूनियन कमिंग टुगेदर अगेंस्ट पुतिन. तो ये सारे का सारा आ जाएगा डेमोक्रेटिक पुशबैक. ठीक है, ये चलो गया, बिकॉज डेमोक्रेसी एक बहुत ही कॉमन सा ये रहता है ना कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक चैलेंजेस और ये सब रिसेंट के हैं. सो दे विल वर्क. नॉर्डिक कंट्रीज में या इंपीरियल वेलफेयर स्टेट वहां पे मोर एंड मोर गो टुवर्ड्स द राइट. हाँ. उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं उसमें? देखो, उसमें पॉइंट्स वैसे तो हम इसे डिटेल में बात, देखो स्पेसिफिक नॉर्मली पेपर 1 पार्ट ए में नहीं आएगा, और पेपर 2B में भी क्वेश्चन नॉर्मली इंडिया नॉर्डिक रिलेशन पे रहेगा, इस पर नहीं रहेगा. देखो उसके पीछे का रीजन, जो कल वो जो बुक की बात हो रही थी ना, लिबरलिज्म एंड इट्स, हाँ, एंड इट्स डिसकंटेंट, उसमें एक्चुअली बात फ्रांसिस फुकुयामा ने की है इस चीज के बारे में कि ये जो नियो लिबरलिज्म आया ना, तो नियो लिबरलिज्म के कारण वी आर सीइंग दैट देयर इज इंक्रीज्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. सो दैट इज व्हाई द थ्रेट इज बोथ फ्रॉम राइट एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट. और नॉर्डिक्स में सबसे बड़ा राइट के राइज के पीछे का रीजन है इमिग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन. तो इसके कारण देयर इज they look at this as a threat to their basic identity. And moreover, globally also we are looking at rise of right. Then there is a threat from Russia. तो जब भी किसी भी देश में if there is going to be a military threat, so ultimately it is right that will get strengthened. आप खुद इंडिया के अंदर देख लो, जब चाइना का चैलेंज, पाकिस्तान का चैलेंज आता है, बिकॉज राइट को हमेशा दी आइडिया ऑफ आइडेंटिटी, दी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है. आप इटली में क्यों देख रहे हो? अगेन इट इज माइग्रेशन, देन इट इज चैलेंजेस. और हम फासिज्म में क्या पढ़ रखे थे? फासिज्म एक तो था ना आइडिया बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड सेकेंड इज की जब भी देयर विल बी अनसर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशंस, ultimately people will look towards strong leaders, and that was among the factors why Donald Trump got elected. हाँ, fear of freedom.
एरिक फ्रॉम। तो बात ये भी अगला फैक्टर है, बिकॉज प्रेजेंटली वी नो दैट इकोनॉमिकली दीज आर अनसर्टेन सिचुएशन। और जब वो जो सारी इकोनॉमीज हैं, जैसे उनका इकोनॉमिक बेस धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, बिकॉज देर इज अ ग्लोबल स्लो डाउन, नेचुरली इट विल हिट ऑन द बजट्स ऑफ द पीपल। जब आपके एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गेटिंग कॉस्टलियर, पीपल विल बी अनकंफर्टेबल, so naturally there will be a inclination towards right। ये सारे फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। कल अपन यहां तक थे ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2B, इस क्वेश्चन का आप मेरे को मतलब समझाओ। व्हाट डज इट से? दिस इज a statement by J.S. Mill। आपको करना क्या है, जेएस मिल के क्या क्या आइडियाज हैं वो याद कीजिए, और ये स्टेटमेंट किस आइडिया के साथ सेट करता है ना। रिकमेंडेशन बाद में आएगा। ही इज नेचुरली टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिफॉर्म की तो यहाँ पे बात ही नहीं है ना। ही इज नॉर्मली टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो, सोचो, क्योंकि जितना लिखना पढ़ना था वो हो चुका, आप बोलोगे मैं डेलीगेटेड मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। नाइस, वेरी गुड, सही बात है अमित। वैसे डेलीगेटेड मॉडल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही होता है, दोनों चीजें एक ही हैं। इधर इट इज डायरेक्ट और इट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही डेलीगेट है, यू आर सेंडिंग अ डेलीगेट टू रिप्रेजेंट यू। इसमें पता है दिक्कत कुछ आ रही है तो क्या क्या आ रही है? देखिए, व्हाट इट इज टुवर्ड्स वो, ना 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 ना, इसमें लिबर्टी आपको कहां दिख रहा है? आप इसे ना 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 ना, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। आप इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ओके, मीन्स द पीपल एज अ बॉडी। ये एक चीज है, समथिंग यू आर मिसिंग। मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। सो ये जो बॉडी बता रहा है ना, दिस बॉडी इज योर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। So ultimately he is talking about enlightened representation। दिखा? So ultimately it is the body of people। ultimately जो legislature है, it is they are representing the people, and it is that body, the legislature, which should be able to control the direction of the government। So it is also limiting the power of the government। ठीक है, तो ये उसके बारे में जो आपका प्लूरल वोटिंग, ये सारे की सारी चीजें आप वहां पे लिख दोगे, बाद में आप इसका क्रिटिसिज्म दे दोगे। देखो, हाँ हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो एक लाइन में आ जाएगा। उसके अलावा क्या है,
कि हाउएवर, जैसे आपने बोला ना रिलक्टेंट डेमोक्रेट, वो बिल्कुल आएगा, बिकॉज विच एवर बॉडी इट इज टॉकिंग अबाउट, it is not representing everybody, but it has just got a tacit representation of the minority. And moreover जो representation भी है, that is also a qualified representation. ठीक है ना? Because he has brought certain aristocratic tendencies into it. So his idea of representative democracy must be agreed to. However, that representation must be broad in मतलब underlined by universal adult suffrage rather than limiting it on the basis of certain aristocratic considerations. आप इसे, ये एक हो गया क्रिटिसिज्म का, हम सिर्फ मिल पे चल रहे थे। उसके अलावा when we were talking about others, someone like John Locke does not agree to this idea, because Locke says कि representatives they have just very narrow power. उसके अलावा रूसो के साथ आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। रूसो criticizes this idea of representative democracy. He says that British they are free only once in 5 years. उससे भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। और लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अल्टीमेटली ही इज टॉकिंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग अक्रॉस द ग्लोब। हाउएवर द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इट हैज टू बी ब्रॉडेंड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज with the idea of one man one vote one value। चिपका दो ब्रैकेट में अंबेडकर। और हाँ, एक और बोलिए। लेकिन देखो, और मतलब अगर उसको जो कंफ्यूजन में हम कंटेम्परेरी जो कर रहे हैं, ये ऐड कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कल्चर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डेवलप नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलतियां नहीं करनी है। यू सी, क्योंकि वी डू नॉट अग्री विथ जेएस मिल्स आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि वो सीधे का सीधा हमारे डेमोक्रेसी को क्वेश्चन कर देगा। क्योंकि व्हेन वी वर डेमोक्रेटिक, व्हेन वी डिक्लेयर्ड दैट वी आर डेमोक्रेटिक, हमारे पास था डेमोक्रेटिक कल्चर। रॉबर्ट डल ने खुद कर रखा है, इंडिया इज द एक्सेप्शन टू द डेमोक्रेटिक थियरी। रॉबर्ट डल का कहा हुआ है। सो व्हाई वुड वी अग्री टू हिम rather than we will say that his idea is aristocratic and it needs to be broadened? नेहरू से कर सकते हो, अंबेडकर का जो मैंने बोला वन मैन वन वोट वन वैल्यू, आप उससे कर सकते हो। बिकॉज मिल वन मैन वन वोट तो दे रहा था, बट नॉट वन वैल्यू, बिकॉज सम मेन दे हैड मोर वोट्स, सो मोर वैल्यू। सो जरूरी नहीं है कि हम हर थिंकर के साथ अग्री करें, ठीक है ना। हमें देखना है ट्रेंड की कौन सा थिंकर कैसे चल रहा है। जैसे लॉ इज रीजन विदाउट पैशन, वी हैव टू अग्री टू दैट इन कंक्लूजन। गोल्डन मीन इज द गोल्डन नॉर्म, वी हैव टू अग्री टू दैट, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल आइडियाज हैं। बट ये जो है ये आइडियाज दीज आर वेरी पैरोकियल इन नेचर। ठीक है, समझ गए आप? अगर वैसा लगे तो प्लीज इसे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद, क्योंकि अभी अगर लिखने पर आएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 12 बज चुका है, 12:10, रफली 1.5 घंटा है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, एसी ज्यादा ठंडी लग रही है। अच्छा, यहाँ पे सीधा मैं इसे ऑफ करवा देता हूँ। 19 पर कर रख। क्या? हाँ,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जस्ट एक मिनट, अरे भैया उधर वाला एसी ऑफ कर दो। एक दो अंदर, एक अंदर रखा हुआ है, उधर वाला ऑफ कर दीजिए, वो सीधा आ रहा है और आपने शायद 18 या 19 पे कर रखा है। जी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमें जो जनरली एक्सेप्टेड आइडियाज नहीं है उनका टोन हमें क्रिटिक की तरफ ही रखना है और हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाई वी आर नॉट एग्रीइंग टू दैट। जैसे याद है थियरी ऑफ फिलोसफर किंग पे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि आइडिया सिम्स राइट इन थियरी, however its practical application has led to totalitarian and fascist regimes। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कंक्लूड करना है चीजों को। ठीक है अंकित, यू ऑल्सो गॉट इट? ठीक है ना? राइट टू प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही है सपोर्ट, क्रिटिसिज्म। नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, प्लीज पावर को देख लेना क्योंकि यूपीएससी को इधर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रखा है पावर में। वैसे टेस्ट में है क्वेश्चन पावर पे, प्लीज टेस्ट थोड़ा मतलब देना, तरीके से देना, बिकॉज मैं साफ बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस आर नॉट एट, शायद आपको 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा बट आपको मजा आएगा बिकॉज इट विल चैलेंज यू। 4 घंटे 5 घंटे भी लगते हैं लगा लेना बट प्लीज, क्योंकि वो जो मेंटल एक्सरसाइज होगा ना दैट विल बी बेनिफिशियल। अभी मैं नहीं कह रहा कि 3 मिनट के टाइमलाइन में लिखो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको 3 घंटे में करना है आप 3 घंटे में करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बेटर आंसर लिखो सो दैट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी आपका प्रॉपर वाला रिवीजन नहीं है ना, तो नेचुरली थोड़ी दिक्कत होगी। आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि अभी तो भैया हनीमून पीरियड चल रहा था, ऐसे में ही सामने एक टेस्ट आ गया, शायद रिजल्ट आने वाला है ना कल, तो टाइम नहीं है, बकल अप, क्योंकि बाकी सारे लोग पढ़ना स्टार्ट भी कर चुके हैं। और जितना ज्यादा लिखना है, सिर्फ रिवीजन नहीं, राइटिंग, रिवाइज एंड राइट, रिवाइज एंड राइट, और सारे के सारे पेपर्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये तो डिस्कस हो ही गया था कल। क्वेश्चन 4A, हाँ, बीच में डाल देना डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स को, ठीक है ना? उसमें हीगल, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, बस एक दो लाइन में डिवाइन राइट ऑफ द किंग, सो दैट मेडिएवल पीरियड वी आर नॉट मिसिंग एंड देन वी विल स्विच टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, इसमें सारे स्ट्रैंड्स चलेंगे मॉडर्न टाइम्स में, प्राइमरीली लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म, और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आप इसमें बाकी सारी चीजें। और देखो ये मैं कह रहा हूं आप लोग इसलिए लिखना ना, क्योंकि ये आपकी राइटिंग कैपेसिटी को टेस्ट करेगा, बिकॉज यू हैव गॉट लॉट ऑफ कंटेंट, 4 पेज है, तो प्लीज लिखने की कोशिश करना कि कैसे मुझे, मैं अपने सारे आइडियाज को लिख सकता हूं उसे कंप्रेस करके। और जब आइडियाज लिखोगे ना, उसके साथ साथ एक या दो थिंकर का नाम लिख देना है, न्यू लिबरल्स लाइक, सिर्फ न्यू लिबरलिज्म वगैरह नहीं, न्यू लिबरल्स लाइक। ठीक है, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड फेमिनिज्म, आज का मतलब कि मॉडर्न टाइम्स, पोस्ट मॉडर्न आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, आप फेमिनिज्म की बात करोगे। उसके आगे पोस्ट कोलोनियलिज्म की बात करोगे। ठीक है, इस तरह से करके अपन को कंक्लूड टुवर्ड्स द एंड आना है। ये प्लीज ये लिखना, क्योंकि ये आपकी राइटिंग कैपेसिटी को टेस्ट करेगा। आदत है ना
चीजों को एक्सपेंड करके लिखने का, और इसमें आपके पास कंटेंट इतना है। और एक और चीज, सपोज करो कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो रादर देन ही हैज गिवन, सीधा ब्रैकेट में थिंकर का नाम लिख दो। दिस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज दिस, ब्रैकेट में थिंकर का नाम, ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी, इसमें क्रिटिसिज्म भी आएंगे। हाँ, किससे? हाँ 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 हाँ, बिहेवियरलिज्म से। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद नॉर्मेटिव अप्रोच, लेकिन फिर से वी सी इट्स रीइमर्जेंस। हाँ यार, डहल को तुम एक तरफ बोल रहे हो कि क्रिटिसाइज भी कर रहा है बिहेवियरलिज्म से, और वापस से नॉर्मेटिव में डल। ईस्टर्न डहल दोनों है। हाँ, बिकॉज उसने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, डहल ने बोला था डेथ ऑफ पॉलिटिकल थियरी। आप एक बार देख लेना। नहीं, नॉर्मेटिव एलिमेंट्स अगेन वो डेमोक्रेसी, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थियरी की एज अ होल। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें ना, तो वहां पे, लेकिन अगर आप बात करो प्लूरलिस्ट की, तो उसने पॉलीआर्की की अगर हम बात करें, तो पॉलीआर्की इज नॉट नॉर्मेटिव। ही इज एक्सेप्टिंग दैट डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग इन इट्स नॉर्मेटिव सेंस, है ना। रॉबर्ट डल का नाम नहीं लेना है, रॉल्स का नाम लो ना। हाँ, सिड मैकफरसन, बिल्कुल रॉल्स का नाम लो, बिकॉज रॉल्स हैज ब्रॉट द री इमर्जेंस ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी। स्ट्रॉस जर्मिनो तो है ही, लेकिन रॉल्स का नाम भी डालना है। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच, अच्छा हाँ, वो जो मॉडर्न वाले सारे के सारे हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच का छोटा छोटा। टेक्सचुअल और कॉन्टेक्चुअल आपको चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं लिख ले रहा हूँ। बिकॉज सब वो रफ पड़ा होता है ना, आपको तो प्रॉपर वो अरेंज करके देना होता है ना। आपको वही करना है, आप बस बता देना कि ठीक है, इस टॉपिक पर कंटेंट नहीं है, या थिंकर नहीं है, मटेरियल नहीं है, वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगे, डोंट वरी। ना 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 ना, देखो उतना डिटेल में नहीं, देख बात यहाँ पे है ना, नॉर्मेटिव अप्रोच, इसका डिक्लाइन। अच्छा नहीं, हाँ, सपोज करो कितने नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी अगर उस तरह से 20 नंबर वाला है, देन नेचुरली वी हैव टू गेट इन डिटेल। हाँ हाँ, अगर 20 नंबर का है तो बिल्कुल, लेकिन अगर सपोज करो 15 नंबर का है या 10 नंबर का है ना, तो फिर नहीं, तो फिर अपन को ब्रीफ रखना है। और वहां भी सारे अप्रोचेस का क्या है, आप नॉर्मेटिव करोगे, हिस्टोरिकल करोगे, और बहुत ज्यादा हुआ तो लीगलिस्टिक को कर दो, और सबको दो दो लाइन से ज्यादा नहीं, पूरा डिटेल में नहीं, पूरा डिटेल में नहीं, या इनफैक्ट एक दो पैराग्राफ में। while normative approach has been criticized for this, historical approach, historical thinkers like वगैरह वगैरह, सैबाइन लास्की, हाँ, इस तरह से करके लिखना है। किसी में डाउट है, आंसर लिख कर भेजना, मैं साफ आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वर्बली बोलना एक अलग चीज हो जाती है, जब आप कॉपी पे लिखते हो ना, तब चीजें थोड़ी मुश्किल पड़ती हैं। तो जस्ट राइट एंड यू कैन। सर, इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच? यस,
लेकिन पोस्ट बिहेवियरल में रॉल्स को क्यों लाओगे? रॉल्स को सीधा नॉर्मेटिव में रखो, बिकॉज रॉल्स ने नॉर्मेटिव आइडिया की बात की। जब हम पोस्ट बिहेवियरल की बात कर रहे हैं ना, वो दोनों के दोनों चीजों की बात करता है, वो फैक्ट की भी बात करता है, वैल्यू की भी बात करता है। तो जब हम रॉल्स के अप्रोच को देखें तो वो ये एक प्रोसीजरल अप्रोच है, बट एम्ड एट अ नॉर्मेटिव आइडिया ऑफ जस्टिस। सो रादर देन टॉकिंग अबाउट रॉल्स एज, क्योंकि टाइमिंग रॉल्स की वही है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म वाला, but rather than writing Rawls as post behavioral, he is more famous as a normative thinker, re-emergence of normative approach। ठीक है। सो बहुत ज्यादा क्रिएटिव क्रिएटिव बनना है, बहुत ज्यादा नहीं बनना है। पोस्ट बिहेवियरल में अगर हम, एक मिनट, पोस्ट बिहेवियरल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। पोस्ट दिमाग से हट रहा है यार, अभी सीरियसली भी आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सीरियसली भी मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर राइट। ये एक चीज हमने बिहेवियरल, नॉर्मेटिव कौन है, बिहेवियरल कौन है, यार फिर पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। मैकफर्सन यूज करता है, हाँ। मैकफर्सन क्रिटिकल है, नॉर्मेटिव भी है, क्रिटिकल भी है। मैं कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके से मैंने कैटेगराइजेशन के लिहाज से मैंने देखा नहीं है कि पॉलिटिकल थियोरी में वो कहाँ पे ही लाई। तो अनलेस आई कंफर्म इट, आई विल नॉट सजेस्ट। मैं बता दूंगा, वो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, वहां पे मैं पक्का लिख दूंगा आज या शाम तक होते होते, क्योंकि वो मुझे थोड़ा पलटकर सच में भी मुझे पोस्ट बिहेवियरल में याद नहीं आ रहा है ना कि कौन कौन था। ठीक है। कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ क्लास कैसे लिखेंगे इसको? बहुत सिंपल लग रहा होगा। वो तो हाँ, नेचुरली। हम्म। हाँ, एक काम कीजिए, इसके बस ब्रॉडली स्ट्रक्चर जैसे आप लिखते हो ना, ब्रॉडली इसका स्ट्रक्चर लिखो, क्योंकि इस तरह के जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अंकित यू ऑल्सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभी। एंड आई वांट टू सी इन द लेटर पार्ट। आप वेबर वगैरह को इसमें डालते हो या नहीं? मैंने नाम भी लिया है, देखता हूँ आप लोग कहाँ पे डालते हो वेबर को। क्रिटिसाइज, इसका क्रिटिसाइज आपने किया है? क्रिटिसाइज्ड एज ए क्रूड कॉन्सेप्ट, किसी थिंकर का नाम याद कुछ है? ठीक है।
वेबर का नाम आपने डाल दिया है, नाइस। ये 15 नंबर का है ना। ये जो कंसेप्ट ऑफ क्लास है ना, इसको थोड़ा आपको और एक्सपेंड करना पड़ेगा, और आगे एक्सपेंड करके आपको ले जाना पड़ेगा कि उसने फिर आगे कैसे उसने एक क्लासलेस सोसाइटी की जो बात की है ना, वहां तक लेकर जाना पड़ेगा। बस एक पैराग्राफ में रेवोल्यूशन, क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास इन इटसेल्फ, हाँ, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, बोला है ना कि धीरे धीरे जो भी मिडिल वाले आपके छोटे छोटे होंगे, जो पेटी बुर्जुआ, वो सारे के सारे दे विल बी सब्ज्यूम्ड, और लास्ट में देयर विल बी वायलेंट रेवोल्यूशन टू एंड, जिसके कारण इक्वालिटी, और उसके बाद हाँ क्लास से क्लास पे सोसाइटी तक, हाँ वो हाँ, लेकिन ब्रीफली, पूरा लंबा इतिहास नहीं, 1 से 2 पैराग्राफ में अपन को वो चीज सीखनी है कि कैसे सारी चीजें हमें डाल देनी है बस एक पैराग्राफ के अंदर। जैसे कि वेबर ने फिर इसे ये भी, हाँ, मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन, रिडक्शनिस्ट एंड मोनोकॉजल, ग्रामसी, अदर फैक्टर्स लाइक कल्चरल हेजेमनी इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास, हाँ, नियो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल, इसका नाम है इंटरपेलेशन, अल्थुसर की जो बात कर रहे हो ना, हाँ, फ्लूइड, इसका कंक्लूजन हल्का है, इसका में कंक्लूजन हल्का आपने डाल रखा है। तो हमें इसको जो कंक्लूड करेंगे ना, इसे हम कार्ल मार्क्स के साथ ही कंक्लूड करेंगे, दैट नहीं, समथिंग लाइक दिस की कार्ल मार्क्स आइडिया ऑफ क्लास हैज रिमेन्ड रेलेवेंट इन डिस्कशन ऑफ, मतलब कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इवन टिल डेट, कुछ ऐसे करके। हाँ हाँ, इवन इन, हाँ, ये आपने अच्छा बताया कि इवन इन कंटेम्पररी टाइम्स thinkers like Jason Barker, they have tried to assess the role of class in movements like Jason, Black Lives Matter and Me Too। ये आपने बहुत अच्छा बताया। तो इससे क्या हुआ ना, इससे कंटेम्पररी के साथ हमने लिंक कर, तो हमें कंक्लूड क्लास, क्योंकि क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ क्लास, सो नेचुरली वी हैव टू कंक्लूड विथ कार्ल मार्क्स के आइडिया, दैट हाउ दिस आइडिया हैज रिमेन्ड रेलेवेंट in contemporary discussion about the organization of society, particularly in the Western economies, something like this। कि ठीक है, पहले हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, देन वी हैव क्रिटिसाइज्ड इट, बट टुवर्ड्स द एंड वी विल से दैट कि दो there have been challenges put to the Marx's concept of class, however the idea has remained relevant and predominant in discussion about organization of society in the Western economies or Western democracies। कुछ इस तरीके से करके हमें कंक्लूड करना है। देखो, कंक्लूजन असल में ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप चीजों को देख कैसे रहे हो उस लिहाज से। तो हमेशा हमारा कंक्लूजन बहुत ही रेलेवेंट होना है, अगर कंटेम्प्रेरी में के साथ ऐड हो रहा है, दैट्स वे बेटर। तो वही है कि दो इट हैज बीन चैलेंज, हमने ऊपर में दिखाया, हाउएवर एंड द फैक्ट इज कि आज भी क्लास का आइडिया तो रेलेवेंट है ना, बिकॉज सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन हम क्लास के बेसिस पर ही देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, डैनियल बेल हो गया, लिपसेट हो गया, ये हो गया। फिर क्रिटिसाइज्म मैकिंटायर वगैरह से कर देंगे, मैकफर्सन मैकिंटायर से अपन क्रिटिसाइज कर देंगे। उसके बाद फिर
it had limited relevance and was seen as an idea of देतांत period. हाँ, हाँ, ideological product of Cold War and a subtle justification of liberalism. हो गया इस तरीके से, इस तरह से करके अपन इसे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, गांधीज कंसेप्ट ऑफ स्वराज, इसमें जब आप गांधीज कंसेप्ट ऑफ स्वराज कर रहे हो तो इसमें इसके सारे के सारे डायमेंशन डालने हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंडिविजुअल से स्टार्ट करके इंडिविजुअल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म हो जाएगा, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव्स ऑफ जस्टिस, हाँ ये वाला मुझे बात करनी थी, कंपेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इसमें सिर्फ इजाया बर्लिन को नहीं डालिएगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि इजाया बर्लिन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, क्वेश्चन ओपन है, कंपेयर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। सो एग्जैक्टली यहां पे हमें क्लासिकल वर्सेस पॉजिटिव चलना है, उसमें बर्लिन विल बी वन। ठीक है, बाद में अपन इसका क्रिटिसिज्म भी करेंगे, क्लासिकल पॉजिटिव्स ने कैसे क्लासिकल को किया है और पॉजिटिव्स को कैसे ने किया है, और लास्ट में हम कंक्लूड कहां से करेंगे, कंक्लूड कहां से करेंगे सोचिए। फोकस ऑन लिबर्टी, reduces the focus on justice and equality that are also equally important. अपना आइडिया क्यों देना जब हमारे पास एक बंदा पड़ा हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने वही किया है ना। हाँ, आप रॉल्स की जब बात करते हो, रॉल्स ने सबसे पहले क्या किया, मैक्सिमम पॉसिबल लिबर्टी, वो क्या है, दैट इज नेगेटिव आइडिया ऑफ लिबर्टी। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ठीक है डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है, दैट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बिकॉज अल्टीमेटली पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। क्या बात है, देखो अंकित कहा गया था कंक्लूड सोशल लिबरल से कर सकते हैं। नाइस, यू शुड हैव बीन इन द क्लास। वो दूर रहता है ना, खैर चलो, ही इज कंटिन्यूअसली एंगेज, उसने आंसर्स भी मुझे लिख कर भेजे थे कल रात में, तो मैं आज उससे देख करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, अपन को चीजों को कैसे करना है, एक मिनट मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी और लिबर्टी के बीच के डिबेट का आप लोग के पास कुछ है क्या, मुझे ढूंढ, एक मिनट, मैंने कहीं पे फोल्ड करके रखा था, कुछ और मेरे पास इंफॉर्मेशन था। एक देखो, मल्टीकल्चरलिज्म का आप लोग के पास सिर्फ दो ही थिंकर है ना, पारेख और किमले का। एंथनी गिडन्स ने भी इसके बारे में बात की है, सोफिस्टिकेटेड मल्टीकल्चरलिज्म एंड नाइव मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये एक थिंकर है जिसे आप इंक्लूड करना, क्योंकि अक्रॉस बस सिर्फ दो, भीखू पारेख और विल किमलिका, यही दोनों चलते रहते हैं, और ये जाना पहचाना थिंकर है, इसलिए मैंने इसका नाम बताया है, कोई नया नहीं है। गिडन्स क्या कहता है, गिडन्स कॉल्स फॉर सोफिस्टिकेटेड मल्टीकल्चरलिज्म वेयर वी इंसिस्ट दैट
there is a common basis for all cultures and the common basis is a framework of law of democracy and of respect for individual rights. और इसने नाइव मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहा है वो भी लिख लो। नाइव मल्टीकल्चरलिज्म मीन्स culture has ultimate right to determine what they want to do regardless of what is going on in rest of society. Giddens says that it won't work, naive multiculturalism, because it overrides principles of nationalism and citizenship. ठीक है, गिडन्स असल में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, आप बहुत बार इसे देखोगे। अभी ये चीजों को डेमोक्रेसी वगैरह के रिगार्डिंग आएगा ना, डेमोक्रेसी नेशन स्टेट वगैरह। एक और मैंने कहीं पे कुछ और होल्ड किया, देखो किस कंटेक्स्ट मेरे को बताओ, किस तरीके से? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन नहीं नहीं नहीं, देखो उस केस में दिक्कत क्या है, वेट वेट वेट, उस केस में दिक्कत क्या है? बात है मल्टीकल्चरलिज्म किस कंटेक्स्ट में बात आती है। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है ना तो यूरोसेंट्रिज्म के कारण नहीं करना है, क्योंकि वो यूरोसेंट्रिज्म इन सारी आइडियोलॉजीज को करता है। आपको बात करना है यूनिवर्सैलिटी ऑफ लिबरल वैल्यूज के कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहता है, there is not one culture or one cultural value that is overarching, there are multiple values, there are multiple cultures and all should be given due respect and due recognition, इस रेस्पेक्ट में बात करता है। तो वही बात है, अगर आप गायत्री स्पिवाक वगैरह का नाम लोगे तो वो क्रिटिसिज्म में डालोगे, लेकिन उसी चीज के अगेंस्ट, द यूनिवर्सैलिटी, द सुपीरियोरिटी ऑफ लिबरल वैल्यूज के अगेंस्ट। समझ गए आप? समझ गए? कोई डाउट हो तो सीधा बोलने का, ठीक है? तो इट डिपेंड्स कि हम किस स्टेटमेंट को किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी पर लिख लीजिए। लॉर्ड एक्टन ने कहा है, पॉलिटिकल इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी विल रिड्यूस स्कोप फॉर लिबर्टी। और डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि वन परवेडिंग इविल ऑफ डेमोक्रेसी इज टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी। फिर
टॉकविल ने क्या कहा है, अलेक्सिस डी टॉकविल ने कहा है कि प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी मे लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। Blind promotion of political equality within democracy will result in tyranny of majority। ये दोनों को आप कहां पे यूज कर सकते हो, जेएस मिल को सपोर्ट करने के लिए, जो मिल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है ना, उसे सपोर्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, थ्रेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब के कारण आप लिख सकते हैं टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी। वो ठीक है, ये हो गया। और तो चीजें हैं, आप बताते रहना कि जैसे भी आप टेस्ट वेस्ट ट्राई करोगे ना, सिर्फ यहीं का नहीं, कहीं और का भी, बिकॉज मार्केट में अवेलेबल है, PYQs हैं, जिस टॉपिक पे लगे कि इस टॉपिक का आपके पास कंटेंट नहीं है, आप बताना। ये तो मैं अपने साइड से देख रहा हूं, बट आई डू नॉट नो कि आपके नोट्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। वो सोशलिज्म वाला आपने जो बोला है वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्रिटिसिज्म कुछ नहीं करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बस वही है, आज के डेट में कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, इट इज वेरी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट इट। हाँ, उसके इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं। ये तो नहीं है ना कि people don't have different बिल्कुल नहीं, वो नहीं करना, बिकॉज अल्टीमेटली इफ पीपल आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, so if they have a reason to choose their representatives, why won't they have reason to choose what laws there should be implemented? ठीक है, ये तो ठीक है। Hegemony is primarily based on organization of consent, you have to comment on it। हाँ, अल्थ्यूजर को बिल्कुल इसमें डालेंगे। हाँ, यहाँ पे आप बार्कर को भी डाल सकते हो, बार्कर का भी जो हमने लिख रखा था ना, उसे हम डाल सकते हैं। या फिर आप ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे जो आपको डालना है ना, आप डाल सकते हो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर को एज ए रेफरेंस, बिकॉज ग्लोबली देयर इज अ डोमिनेशन ऑफ लिबरल आइडियाज, लिबरल वैल्यूज। ठीक है, ये आपका आता है नेक्स्ट, हना अरेंड्स कॉन्सेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन। three types of work. हाँ, Animal labor and labor is important. Animal labor is just for the fulfillment of need. देखो इसका जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वीटा एक्टिवा और वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा, Broad of it. हाँ थोड़ा सा ब्रॉड दोगे, एंड शी हैज रिजेक्टेड द प्रीवियस नोशंस। क्योंकि देखो
जो वो बोल रही है वीटा एक्टिवा और वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा, इसमें क्या है, ये जो प्रीवियस नोशंस हैं दैट थिंकिंग की सुपीरियोरिटी उसे रिजेक्ट कर रही है, और यहां पे जब वो लेबर वर्क और एक्शन में जब वो एक्शन को प्रेफरेंस दे रही है, अल्टीमेटली ये मॉडर्न आइडिया को भी तो रिजेक्ट कर रही है ना, बिकॉज अल्टीमेटली वी लुक एट मार्क्सिज्म दे गिव प्रेफरेंस टू वर्क। हाँ, इनफैक्ट अगर हम मॉडर्न टाइम में इसने लिबरलिज्म को भी रिजेक्ट किया है, बिकॉज फोकस पॉलिटिकल एक्शन पे कहीं नहीं है। सो पहले पैराग्राफ में अपन ये बात कर लेंगे। सो इससे क्या होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, एंड मोर ओवर दिस इज अ 20 मार्कर, तो 20 मार्कर में इसकी जरूरत तो आपको पड़नी ही है, क्योंकि इस चीज को आप कहां तक खींचोगे। So that is why I have always said कि कंटेक्स्ट बिल्डिंग जो है ना, कंटेक्स्ट बिल्डिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो किसी भी जो भी इवेल्युएटर है उसको दिखाता है कि हाँ दिस बंदा, और उसके आगे जिस समय आप लिख दोगे ना कि इसके थ्रू इसने किसको किसको रिजेक्ट किया है एंड शी हैज गिवन प्रेफरेंस, हो गया काम। उसके बाद वो तो आगे आपका ये तीनों चीजें देखने भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है। और ज्यादा यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा छोटे छोटे सब हेडिंग, लेबर ब्रैकेट में डाल दिया, एनिमल लेबोरान अंडरलाइन करके यहां से लिखना स्टार्ट, सो दैट उसे सीधे का सीधा दिख जाए, उसे कष्ट ना हो इवेल्युएटर को कि ठीक है यहां पे इसने ये लिख रखा है, यहां पे ये लिख रखा है, यहां पे ये लिख रखा है। ठीक है, ओके। सो अब इतना सब कुछ तो हो गया, कंक्लूड कैसे करना है। हाँ, ये सब को डाल करके इन द मॉडर्न टाइम्स में where all these ideas of liberal values of democracy are facing challenges, at that time Arendt's focus on political actions becomes all the more important for the success of democracy. आप इसे लिंक कर सकते हो कि हर आइडियाज of political action against fascism remains as relevant even today when ideals of democracy are facing challenges. और इस तरह से करके अपन कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को रॉक सॉलिड बनाओ यार, बीच का कंटेंट इन जनरल मालूम है, और एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाना है। फोकस वही करना है, छोटे छोटे जो गेम्स है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स एज टर्म्स हो गया। उसके आगे क्या, उसके आगे इसका क्रिटिसिज्म वगैरह आपको पता ही है, बिकॉज ही इज गिविंग प्रेफरेंस टू इक्वालिटी ओवर लिबर्टी, सो नेचुरल है कि उसका क्रिटिसिज्म होगा। एंड मोर ओवर इसको आप क्रिटिसाइज करोगे जो पॉजिटिविस्ट स्कूल है, जो लीगल थियरी ऑफ राइट्स है, दैट अल्टीमेटली इट इज द स्टेट and giving preference to equality over liberty is compromising liberty, libertarians. ओके, रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब मैंने कंटेंट वगैरह दे दिया है, आप लिखोगे, लिख के दिखा देना, कोई इशू नहीं है। जो नए थिंकर्स
और आप लिखोगे ना तो कोशिश करना जैसे इस तरह के क्वेश्चन को पर्टिकुलरली लिखने के लिए, सो दैट हाउ यू आर इंक्लूडिंग थिंकर्स इन योर आंसर्स, बिकॉज दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये प्रैक्टिस मैं बहुत ज्यादा करवाऊंगा पेपर 2 में, क्योंकि उसमें जरूरी है मेरे को देखना है कि आप लोग कैसे इंक्लूड कर रहे हो आइडियाज ऑफ थिंकर्स, या फिर पेपर 2A वाले आइडियाज जो है ना थियरी ऑफ IR के आइडियाज, हाउ यू आर इंक्लूडिंग दैट, आई ऑल्सो हैव टू सी दैट। ठीक है। वेपर का ये तो बहुत कॉमन है, रिलक्टेंट डेमोक्रेट, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। बिल्कुल, हाँ वो सारे सोशल लिबरल्स बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, हाँ जितने भी आपके डिलिबरेटिव वाले थिंकर्स हैं। नेक्स्ट इज नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग ओवर इट, नथिंग बियॉन्ड इट, मुसोलिनी। फासिज्म पर भी सवाल है। हाँ फासिज्म, तो इसमें लिखोगे क्या? 10 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ देखो ये सब, देखो ये अपन बात फासिज्म की कर रहे हैं, बाद में फासिज्म पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ना वी हैव टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि मुसोलिनी की बुक भी है ना, द फिलोसफी ऑफ फासिज्म, यू कैन गिव रेफरेंस टू दैट। हाँ, हीगल से ड्रॉ करके स्टेट एज द मार्जिन एंड इंडिविजुअल्स क्या है, टू आर सपोज टू सेक्रीफाइस एट द ऑल्टर ऑफ द स्टेट। हाँ ठीक है, तो ये सारे लिखेंगे और उसके बाद फिर वी विल पुट इन द थिंकर्स एंड उसके बाद क्रिटिसिज्म। ठीक है, हाँ 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 हाँ, आप सीधे का सीधा इसमें लिखोगे ना कि सच एन आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट challenges is a threat not only to individual liberty but also to the global peace as seen during the Second World War। और यहां पे आप कंक्लूड करने के लिए मैकाइवर या फिर लास्की के किसी स्टेटमेंट के साथ आप, हाँ, आइडिया ऑफ रादर देन एन एब्सोल्यूट ऑल एनकम्पसिंग स्टेट, आइडिया ऑफ सर्विस स्टेट। स्टेट इज अ गारंटर ऑफ राइट्स, स्टेट कमांड्स बिकॉज इट सर्व्स। इस तरह के जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं ना, उसके साथ अपन को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वी कैन नॉट से कि स्टेट इज एवरीथिंग, बिकॉज ये आइडिया उसके अगेंस्ट में है। तो सबसे बढ़िया है लास्की मैकाइवर के किसी स्टेटमेंट के साथ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट जस्ट कंक्लूड इट। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन न्यू लिबरल थियरी ऑफ स्टेट, दिक्कत नहीं है। जॉन रॉल्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव गोल्स ऑफ जस्टिस, हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है। सी, ये भी मजेदार सवाल है। इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट। Quality of opportunity is equal to then quality of outcome is fair.
नहीं, किसने बोला इक्वलिटी ऑफ आउटकम इज फेयर ट्रीटमेंट? तो इसीलिए आप देखो रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि बात वही है ना जो ये बोलता है इक्वल्स टू बी ट्रीट, वहां से ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट वैसे वहां से नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिहाज से इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स टू बी ट्रीटेड इनइक्वली, ऐसा एरिस्टोटल ने बोला। हाउएवर इन मॉडर्न सोसाइटीज there are people who are disadvantaged because of historical discriminations. So in such a case, the responsibility of the state is to bring unequals to an equal platform so as to create an egalitarian society. ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे हकीकत में वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पे आपका एफर्मेटिव एक्शन की बात आ जाएगी, यहाँ पे आप रॉल से लेकर डॉर्किन से लेकर सेन तक आएगा। ये जो इक्वल ट्रीटमेंट वगैरह की बात आती है ना, जैसे आप लिबर्टेरियंस का, न्यू लिबरल का एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, हाँ हाँ, दोनों के दोनों को, बिकॉज इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि उस केस में आप फेमिनिज्म को कह सकते हो, जैसे ये कहते हैं उसमें जेंडर ब्लाइंड है, in that case state is gender blind. If we go for equal treatment, state is gender blind. People belonging to different classes, then state is class blind. Ultimately the responsibility of the state is to ensure that reducing inequalities and promoting equality. So for that there will be a need for fair treatment, और यही जो fair treatment है ना, वो उसके लिए रॉल्स क्या सजेस्ट करता है, डॉर्किन क्या सजेस्ट करता है, सेन क्या सजेस्ट करता है, वो सारे का सारा इज पार्ट ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। यहाँ पे मार्क्स को डाल सकते हो। मार्क्स क्या कहता है आइडिया ऑफ फेयर ट्रीटमेंट? ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। हाँ, in communism Marx says that fair treatment means each according to his ability and later on each according to his need, so that there won't be any accumulation of wealth and class disparities. However social liberals like वगैरह वगैरह। ठीक है, हो जाएगा ना पक्का? चलिए ठीक है। क्या बात है, खत्म हो गया क्या? नाइस, लग नहीं रहा था वैसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 generations ऑफ ह्यूमन राइट्स? कैरल वेसक का। देखो असल में बात क्या है ना कि जो हमारे जो 3 generation ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उसमें थिंकर हमारे पास एक ही है, क्योंकि इसी एक बंदे का, जैसे कि आप हंटिंगटन का ही नाम लोगे ना, वेब्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि दिया उस बंदे का है। लेकिन उसके आगे आप इसका, और क्वेश्चन डायरेक्ट 2018 का सवाल है, तो सारे उस समय के क्वेश्चन आप देखोगे मोस्टली डायरेक्ट थे। ठीक है ना? हाउएवर ये जो क्रिटिसिज्म है ना, जैसे जो 3rd जनरेशन है, आप उसमें लिखोगे ना फर्स्ट जनरेशन, फिर सोशलिस्ट जो आया उनके कारण 2nd जनरेशन आया, और जो हकीकत में जो 3rd जनरेशन ऑफ राइट्स, जो ग्रुप राइट्स है ना, एक्चुअली दैट इज कंटिन्यूअसली बीइंग चैलेंज्ड। हाँ, क्योंकि वो मल्टीकल्चरल वैल्यू की बात करता है, जो लिबरलिज्म जो कि बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट इन अरब स्टेट्स द लिमिटेड फ्रीडम टू वीमेन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, इन सारी चीजों की अपन बात करेंगे। ठीक है, वैसा लगता है आप इसे लिखना, जिसमें अभी दिक्कत लग रहा है वो आप लिखना, क्योंकि अपन उस तरीके से पूरा डिटेल अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जल्दी से ये 5 सवाल हैं, ये 5 डिस्कस कर ही लेते हैं। बाकी आप लिखोगे, लिखने के बाद
बैठ कर डिस्कस करेंगे एब्सोल्युटली, क्योंकि बाहर में लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे अपने पास टाइम का लिमिटेशन है ना जी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बी में मैकफर्सन्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी, पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ट्रेडिशनल सवाल है, ठीक। वही सारे का सारा, हाँ ठीक है। जॉन लॉक इज फादर ऑफ लिबरलिज्म, पहले कैसे सवाल आते थे, तभी तो नंबर भी आते थे ना। इनको तो सीरियसली अगर ये सवाल रहते ना, मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं। और वही पहले वाले सवाल को इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2019 से ना काफी ड्रास्टिक चेंज है। डिस्कस अम्बेडकर आइडिया ऑन एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। पता है ये जो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये एक्चुअली वो ये नहीं कहता है कि कास्ट को एनाहिलेट करो, नाम ये है। उसने बोला है कि अगर आपको कास्ट को एनाहिलेट करना है, देन यू विल हैव टू एंड हिंदुइज्म इटसेल्फ, क्योंकि हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन कास्ट। अगर हिंदुइज्म है तो कास्ट है। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, गांधी इवन ट्राइड टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी बट अल्टीमेटली ही कुड नॉट, because the problem is all these ideas of differentiation and segregation are based on religious sanctions. So if you have to end all these segregations, ultimately you will have to end those religious sanctions, which means ending the religion itself. Okay, समझ गए? और उसके पीछे का देखो यहाँ पे है, ये ठीक है, ये अपन पहले डाल देंगे। पहले डालने के बाद उसके पीछे का पर्पस क्या था? यस, emancipation of masses, make India a more equal society, to end discrimination. However, after the independence, rather than going for annihilation, और एक मिनट, और इसमें क्रिटिसिज्म किसका डालेंगे? किस, हाँ नहीं, भूल गए? इसका सबसे तगड़ा क्रिटिसिज्म गांधी का है, हाँ, वर्ण सिस्टम। उसके बाद बोला कि जो भी इंसान है, सो रादर देन एंडिंग हिंदुइज्म द नीड इज टू एंड अनटचेबिलिटी। ठीक है ना? तो इसलिए जो सिर्फ थिंकर नोट्स में लिखा हुआ है सिर्फ वो नहीं, क्योंकि अरुण शौरी का एक दूसरे तरीके से क्रिटिसिज्म है। His criticism is about Ambedkar's role with respect to freedom movement, क्योंकि he never supported it। उसके रिगार्डिंग शौरी का क्रिटिसिज्म है ना, यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे अपन गांधी का क्रिटिसिज्म लाएंगे। लेकिन बाद में वी विल टॉक अबाउट हिंदू कोड बिल, ठीक है ना? So as a solution to reform Hinduism and reform Indian society, as a law minister he piloted Hindu code bill। उसके पहले क्या डालेंगे? उसके पहले विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 क्या कहता है? स्पेसिफिकली अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप यहां पे थोड़ा सा स्टेट सोशलिज्म का भी रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कंटेंट कम नहीं होता। अगर हम प्रॉपरली अपने सारे आइडियाज को एक्यूमुलेट करें ना, कंटेंट यू विल ऑलवेज हैव सफिशिएंट कंटेंट। पहले हमने एक्सप्लेन कर लिया आइडिया क्या था, उसके बाद उसका कंटेक्स्ट क्या था और पर्पस, फिर क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, बाद में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, आप करंट से अगर आप इसको जोड़ना है तो यू कैन ऑलवेज मेंशन अबाउट
SC/ST Prevention of Atrocities Act, so that even today the government, मतलब कि following the Ambedkar's idea of ending social discrimination, the government has made laws like SC/ST Prevention of Atrocities Act, so as to create a deterrence against. ठीक है ना? हाँ, ठीक है। उसके आगे क्या है? ये भी तो सीधा सीधा है यार। इनफैक्ट कल भी तो हमने डिस्कस किया था ना, मैकियावेलीज व्यूज ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये भी डायरेक्ट है। ठीक है।